हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच कैनवास। तो आज हम यहाँ पे एक और लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी एक लेसन प्लान डिस्कस कर चुके हैं, लाइक हाउ टू मेक अ लेसन प्लान ऑफ सोशल साइंस। बट आज की वीडियो में हम एक और लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। ये दोनों ही लेसन प्लान सेम ही चैप्टर से बनाया मैंने। ज्योग्राफी का चैप्टर 5 वाटर, तो उसका वो हाफ पार्ट था एंड रिमेनिंग पार्ट का लेसन प्लान आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टॉपिक हम अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, तो वो एक ही चैप्टर से, जैसा मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि हम सेम चैप्टर से 2 या 3 लेसन प्लान बना सकते हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था, तो इसमें से मैंने 2 लेसन प्लान बनाए थे। तो आधा मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, जिसका मेरा टॉपिक था वाटर साइकिल। और आज वाला हम फिर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है हमारा ओशन सर्कुलेशन एंड करेंट्स। ये वाटर जो चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी का, उसका रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मेट वही रहने वाला है, सेम, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, ब्रांच, पीरियड एंड ड्यूरेशन। सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाने वाले हैं वो आप मेंशन करेंगे, और ब्रांच अगर उसकी कोई ब्रांच है तो, फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस पढ़ा रहे होते और साइंस में जैसे बायो का चैप्टर होता, तो आप सब्जेक्ट में साइंस एंड ब्रांच में आप बायो मेंशन करते। ओके, तो उसी तरीके से ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। देन हम टॉपिक मेंशन करेंगे। टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि टॉपिक आप खुद डिसाइड कर सकते हो, आप क्या टॉपिक लेना चाह रहे हैं, राइट। वो होना चैप्टर से रिलेटेड ही चाहिए। अब जैसे अगर मैं वाटर पढ़ा रही हूँ, अब मैं उसमें से 2 लेसन प्लान बनाए हैं, तो मैं दोनों का वाटर तो नहीं ले सकती। जब आज हम वाटर नहीं पढ़ेंगे तो वाटर हम नहीं लिखेंगे ना। जो टॉपिक आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं उस टाइम क्लास में, आप वही टॉपिक मेंशन करेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, तो जैसे मैंने उसका वाटर साइकिल लिया था, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में वाटर साइकिल और उसमें भी फर्दर 2 टॉपिक थे, वाटर साइकिल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। तो वो मेंशन करने के बाद में ये रिमेनिंग पार्ट है उसी चैप्टर का, तो इसका मैंने टॉपिक का नाम लिया ओशन सर्कुलेशन एंड करेंट्स, क्योंकि आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो आप क्लास में बच्चे को जिस भी टॉपिक के बारे में पढ़ा रहे हैं, आप वही टॉपिक यहाँ मेंशन करेंगे। आप प्रॉपर चैप्टर का नेम नहीं मेंशन कर सकते साइंस में या फिर सोशल साइंस में या मैथ्स में। आप जो टॉपिक पढ़ाएंगे आप वो टॉपिक यहाँ मेंशन करेंगे। और ये टॉपिक कैसे डिसाइड होगा, आप पूरी क्लास में, लाइक आपने 3 टीचिंग पॉइंट लिए या आपने 2 टीचिंग पॉइंट लिए, उन दोनों टीचिंग पॉइंट को मिला के एक प्रॉपर टॉपिक क्या बन रहा है आप वो यहाँ मेंशन करेंगे। अगर आपको डाउट है कि आप टॉपिक कैसे डिसाइड करते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी, तो जिसमें पता चलेगा कि हम टॉपिक कैसे फाइनलाइज़ करें, या टॉपिक का नाम कैसे पता करें कि क्या रखना है। ठीक है, उसके बाद में जनरल ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताया था कि सेम ही रहते हैं। आप अगर ज्योग्राफी का बना रहे हैं तो ये सेम ही रहेंगे। ठीक है ना, तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स चेंज नहीं होंगे। एक दो इसमें से अगर हम सिविक्स का ले रहे हैं, मोस्टली तो सोशल साइंस के सेम ही रहेंगे। बट अगर आप सिविक्स का बना रहे हैं, हिस्ट्री का बना रहे हैं, तो हम इसमें 1-2 चेंज कर सकते हैं, बाकी ये कॉमन ही रहेंगे एसएसटी के लिए। फिर हम आएंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पर। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी कि एक्शन वर्ब्स के बेसिस पे हम इसको बनाते हैं। तो फॉर लाइक डिफ़ाइन हो गया, एक्सप्लेन हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। आप कितने लेवल तक उसको लेके जाना चाहते हैं, इसके लिए भी एक प्रॉपर टेबल आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे एक्शन वर्ब्स। नहीं तो आप टीचर से भी पूछ सकते हैं, वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो गया, कॉम्प्रिहेंशन लेवल हो गया, ठीक है ना, एप्लीकेशन लेवल हो गया। फिर उनके अंदर आपको कुछ टर्म्स गिवन होते हैं, कुछ वर्ब्स गिवन होती हैं, लाइक डिफाइन, एक्सप्लेन, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आप उनको लेके आप यहाँ पे इन ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म वेव, ठीक है ना। तो आप उन बेसिस पे यहाँ पे इन ऑब्जेक्टिव्स को बनाएंगे, और यहाँ पे वही ऑब्जेक्टिव्स लेंगे जो जितना आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपको लग रहा है कि ठीक है बच्चा उतना मेरे पढ़ाने के बाद में कर पाएगा। ऐसा नहीं आप कुछ भी कॉन्क्रीट लेवल तक पहुँच गए, आपने उतना कराया नहीं है क्लास में और आप कह रहे हैं कि बच्चा ये चीज़ ड्रॉ कर देगा। अगर आपने वो चीज़ क्लास में नहीं कराई है या उस चीज़ का डायग्राम क्लास में नहीं बनवाया है, तो आप उसको इन ऑब्जेक्टिव्स में नहीं मेंशन कर सकते। अगर आप डायग्राम बनवा रहे हैं तो आप यहाँ मेंशन कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ कि बच्चा रोल प्ले कर पाएगा, तो अगर मैं रोल प्ले क्लास में नहीं करा रही हूँ तो मैं यहाँ मेंशन नहीं करूँगी कि बच्चा कर पाएगा। मैं यहाँ सिर्फ उतना ही हम यहाँ सिर्फ उतना ही मेंशन करेंगे जितना हम बच्चों से करा रहे हैं और हमें लग रहा है कि हमारे पढ़ाने के बाद में बच्चा उतनी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाएगा या डिफ़ाइन कर पाएगा, या अगर मैं डायग्राम बना रही हूँ तो हाँ बच्चा मेरे कराने के बाद इस डायग्राम को बना पाएगा। ठीक है ना, तो वो ऑब्जेक्टिव्स मैं यहाँ लिखती हूँ। नेक्स्ट हम आएंगे टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में जो जो टीचिंग एड आप यूज़ कर रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए,
तो वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। तो इसके लिए मैंने चिट बॉक्स और पिक्चर ऑफ अ फिश एंड कटआउट्स यूज़ करे हैं। और जनरल क्लासरूम इक्विपमेंट्स तो कॉमन ही होते हैं, अगर आपकी टीचर अलाउ करती हैं तो आप लिख सकते हैं, और नहीं करती हैं तो आप इस चीज़ को हटा भी सकते हैं। वार्मिंग अप एक्टिविटी मस्ट है। आप वार्मिंग अप एक्टिविटी कराना इसलिए ज़रूरी है ताकि बच्चे, मतलब अगर कोई टीचर गई हैं तो थोड़ा क्लास में उस टाइम उतना डिसिप्लिन में भी नहीं होते और बातें कर रहे हैं या कुछ है, तो क्लास को इंटरेक्टिव और इंगेजिंग बनाने के लिए एक वार्मिंग अप एक्टिविटी अगर आप लेके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर हम वहाँ कोई एक्टिविटी कंडक्ट कराते हैं तो तुरंत ही वो बच्चों की अटेंशन ग्रैब करने में आपको हेल्प करेगी। ठीक है ना। तो वार्मिंग अप एक्टिविटी आप कोई भी प्यारी सी रख सकते हैं, लाइक जंपिंग की हो गई, या फिर कुछ भी एक छोटा सा फन गेम हो गया, कुछ भी आपको जो भी सुइटेबल लगे या आपको लग रहा है कि ठीक है इससे ज़्यादा इनडिसिप्लिन नहीं होगा क्लास में, तो उस तरीके की आप कोई प्यारी सी एक्टिविटी रख सकते हैं। प्रीवियस नॉलेज देन मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब जैसे कि हम ऑलरेडी बच्चों को पढ़ा चुके हैं कुछ चीज़ों के बारे में, तो वही फिर मैंने प्रीवियस नॉलेज में डाल दिया कि ठीक है बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के बारे में उन्हें पता है कि कितना % वाटर किस वाटर बॉडी में है। ठीक है ना, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम उनसे डिस्कस कर चुके हैं। फिर आएंगे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पर। तो ये पीपल टीचर पूछेगा, ये पीपल टीचर की एक्टिविटी है, एंड जो एक्सपेक्टेड आंसर आप बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन के से रिलेटेड। ठीक है ना। तो जैसे हमने पूछा हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय द वाटर, तो बच्चे बता देंगे 71% या 3/4 जो भी वो आंसर करें। और फिर आप सेकंड वेयर इज़ द मोस्ट वाटर फाउंड। और इसमें एक चीज़ है कि जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा और जो बच्चे आंसर कर रहा है, तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर से लिंक करता हुआ होना चाहिए। इसमें एक लिंक होनी चाहिए आंसर एंड क्वेश्चन के बीच में। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा और इसका आंसर बच्चे ने ये दिया, तो जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है ये इससे लिंक करता हुआ होना चाहिए। देन बच्चे ने इसका आंसर दिया, तो फिर जो मेरा थर्ड क्वेश्चन है वो ओशियन से लिंक करता हुआ होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेयर इज़ द मोस्ट वाटर फाउंड, तो बच्चे ने बोला ओशियन। देन फिर मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या है, वाई ओशियन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली। और एक और चीज़ क्या है कि जो थर्ड क्वेश्चन है, एक तो जो बच्चे ने आंसर किया उससे लिंक करता हुआ होना चाहिए, देन आपका टॉपिक भी उसमें आना चाहिए। ठीक है ना। अब आज हम पढ़ाने वाले हैं ना ओशियन सर्कुलेशन एंड करेंट्स, तो बच्चे ने आंसर किया ओशियन तक उसने ईजिली आंसर कर दिया। अब उसे नहीं पता कि ओशियन वाटर क्यों मूव करता है। ओके, तो बस इसी तरीके से आप करेंगे। फिर उसके बाद में जब वो नहीं आंसर कर पा रहे हैं, और यहाँ पे एक और चीज़ अच्छी है कि अगर आपको अपनी क्लास को और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे जब बच्चे आंसर कर रहे हैं तो एक बच्चे ने आंसर किया, आप तो उसे प्रेज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, वेरी गुड बेटा, या फिर आप क्लैपिंग करा सकते हैं उसके लिए, आपने बहुत अच्छा आंसर किया। आप पूरी क्लास से बोल सकते हैं कि इसके लिए क्लैपिंग करिए। तो बच्चे जो और भी क्लास के बच्चे हैं उनका भी मन करेगा कि ठीक है मैं भी आंसर करूँ, है ना। और एक पोलाइट वे में आप उनसे बात करिए। ऐसा नहीं कि बच्चा आंसर नहीं कर पाया तो आपने चिल्ला दिया। उन्हें प्रेज़ करिए और एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करिए कि बच्चे खुद ही पार्टिसिपेट करें क्लास में। देन फिर हम क्लैरिफिकेशन देंगे। तो इसमें आप डायरेक्ट टॉपिक के बारे में नहीं बता देंगे कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। आप पहले थोड़ा सा बताएंगे उनको कि देयर आर सम फोर्सेज बिकॉज ऑफ देम द ओशियन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली। थोड़ा क्यूरियोसिटी जनरेट करने के लिए बच्चों के अंदर कि कौन से फोर्सेज हैं, उनको थोड़ा ना इंटरेस्ट आए, वो सोचें कि हाँ क्या क्या होता है, मतलब उनको थोड़ा लगे कि आज बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा क्लैरिफाई उनको कर सकते हैं। फिर देन आप उन्हें टॉपिक बोलेंगे कि आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक बताने के बाद आप तुरंत ही उसको बोर्ड पे मेंशन कर दीजिए। हाँ, ये मैंने सिर्फ पेज खाली था उसके लिए लगा दिया। अगर आपकी फ़ाइल में भी ऐसा रहता है कि एक साइड में कोई पेज खाली रहता है, तो इस तरीके से आप कुछ क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं अपनी। आप बच्चों को भी बता सकते हैं लाइक 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशियंस हैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी अगर देनी है तो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम आ जाएंगे प्रेजेंटेशन, वही सेम। तो यहाँ पे आप टीचिंग पॉइंट मेंशन करेंगे अपने। तो जो आज के जो मेरा लेसन प्लान है उसमें मैंने 3 टीचिंग पॉइंट लिए थे, क्योंकि वो काफ़ी छोटे छोटे थे। जस्ट मीनिंग ऑफ वेव्स, एंड आगे वाले मैं अभी बताऊँगी। फिर डिज़ायर्ड बिहेवियर चेंज में वही जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं स्पेसिफिक वाले, हम वहीं से यहाँ पे लिख देंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है ना। और उतने ही लिखेंगे जो हमें लग रहा है कि बच्चा कर पाएगा, इस तरीके से। फिर टीचिंग एड्स में जो हम टीचिंग एड्स या मेथड्स या टेक्निक्स जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारे टीचिंग एड वाले कॉलम में आ जाएंगे। एंड पीपल टीचर एक्टिविटी में जो आप कंडक्ट, जो पीपल टीचर जो जो चीज़ें क्लास में करेगा वो सब एक्टिविटीज़ किस में आ जाएंगी, पीपल टीचर एक्टिविटी वाले कॉलम में। एंड स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या आएगा, जो स्टूडेंट करेगा।
फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आपने चिट बॉक्स लिया तो आप एक पहले बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि बेटा हम एक एक्टिविटी कंडक्ट करने वाले हैं, और फिर आप बच्चों को पूरा गाइड करेंगे उससे रिलेटेड कि आपको आना है 1 बाय 1 और एक चिट उठानी है। फिर तो उसी तरीके से फिर स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या आएगा कि जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बच्चा उस चीज़ को सुनेगा, तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टूडेंट विल लिसन वेरी केयरफुली एंड पिक अप द चिट्स फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है ना, कि बच्चा आएगा, बच्चा तो यही करेगा ना, फिर क्लास में बच्चा आएगा, चिट्स उठाएगा और जो भी उसकी चिट का है वो नेम वो मेंशन करेगा वहाँ पे। आप चाहें तो छोटा मोटा चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर भी उस टाइम मेंशन कर सकते हैं इफ़ यू हैव टाइम। फिर वही एक्टिविटी में प्रॉपर मैंने उनको चिट्स दे दी, उसमें नेम्स थे डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज़ के, ओशियंस के एंड रिवर्स के, कुछ रिवर्स के। तो फिर उनसे कुछ क्वेश्चंस उसी बेसिस पे हम पूछेंगे बच्चों से। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया, वेयर डू रिवर्स फ्लो इनटू, रिवर्स किस में जाके मिलती हैं, ठीक है ना, तो बच्चे बता देंगे कि रिवर्स महासागर या ओशियन में जाके मिलती हैं। फिर उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कि कौन सा सबसे बड़ा ओशियन है वर्ल्ड में। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस कि बच्चे आंसर कर पाएँ। ऐसा नहीं हम टॉपिक से पूछ रहे हैं, लेकिन रिलेटेड उसी से होने चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिक क्वेश्चंस कि वो इजीली आंसर कर दें, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल टॉपिक से हट के पूछ लिया। अब मैं यहाँ पूछ लूँ कि लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रैक कौन सा है, तो टॉपिक से लिंक नहीं करना ना, अगर मैं लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रैक पूछ रही हूँ तो। मतलब जब हमारा टॉपिक वाटर है, वाटर से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे। अब जैसे ओशियन अगर मैं आज पढ़ा रही हूँ तो सारा ओशियन एंड रिवर से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो पूछ लिया तो बच्चे बता देंगे पैसिफिक ओशियन, बहुत ही बेसिक है। तो अगर नहीं भी बता पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वैसे तो बेसिक क्वेश्चन है, बता ही देंगे। फिर देन हम पूछ लेंगे दी वाटर इन द पैसिफिक और अदर ओशियंस स्टिल और मूविंग। अब उनसे पूछ सकते हैं कि वो जो पानी ओशियंस में है वो मूव करता है या फिर एक ही जगह ठहरा रहता है। तो बच्चे मे और मे नॉट आंसर। वैसे तो उन्हें पता है कि पानी मूव ही करता है, तो बच्चे इसका आंसर कर पाएँ। अगर यहाँ पे भी नहीं कर पा रहे तो आप अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दीजिए उसके बाद में। लेकिन अगर बच्चे ने आंसर किया है, कुछ आपको लग रहा है कि उतना ठीक नहीं है, तो आप उसी के आंसर को लेके उसे प्रेज़ करते हुए और आगे अपना एक्सप्लेन कर दीजिए अच्छे से। और अगर उसने ऐसे करेक्टली आंसर किया तो देन आप एक और क्वेश्चन पूछ लिया, हाउ डज़ ओशन वाटर मूव, ठीक है ना। तो अब उसे उतना नहीं पता होगा कि कैसे मूव करता है जब उसने वो चीज़ पढ़ी नहीं है तो मे और मे नॉट आंसर, ठीक है ना। तो उसके बाद में अगर वो आंसर भी कर रहा है तो बेटर है, अगर वो नहीं भी कर रहा है तो फिर आप अपना जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो भी मेन टॉपिक है, आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। एक्सप्लेन करने के बाद में आप साथ साथ या फिर पहले एक्सप्लेन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पहले अच्छे से एक्सप्लेन करनी है चीज़ें या पहले आपको डेफिनेशन बतानी है और फिर आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर स्टूडेंट एक्टिविटी में जो भी वो बच्चे करेंगे आप वो मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बच्चे आपको ऑब्वियसली बातें सुनेंगे, तो आप वहाँ लिख देंगे सिंपल, स्टूडेंट विल लिसन वेरी केयरफुली। और जब आप बोर्ड पे लिख रहे हैं तो स्टूडेंट विल नोट डाउन इन देयर नोटबुक्स, ठीक है ना, क्योंकि जब आप बोर्ड पे लिख रहे हैं तो बच्चे अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो ये आपकी पीपल टीचर एक्टिविटी में आ जाएगा, एंड जो स्टूडेंट एक्टिविटी में आएगा वो ये आ जाएगा, स्टूडेंट विल नोट डाउन इन देयर नोटबुक्स, ठीक है। और उसके बाद में जब आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, एक टीचिंग पॉइंट, तो आप उस टीचिंग पॉइंट के बाद में 1-2 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उनसे जस्ट फॉर द एवेल्यूएशन, ठीक है ना। इस टीचिंग पॉइंट को कंप्लीट करने के बाद हम अपने नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पे आ जाएंगे, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टाइड्स, ठीक है ना। फिर हम उन्हें टाइड्स के बारे में बताएंगे। तो अगेन वही टाइड्स, यहाँ टीचिंग पॉइंट में हम लिख देंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टाइड्स। देन डिज़ायर्ड बिहेवियर चेंज में जो बिहेवियर चेंज हमें लग रहे हैं, और ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में जो हमने लिखे हैं हम वही यहाँ मेंशन करेंगे। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये भी मैं ऐड करना चाहती हूँ तो आप उस चीज़ को स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में भी लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने जस्ट सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ किया था, एक पिक्चर यूज़ की थी फ़िश की और उसी से बच्चों को दिखाई थी। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि बच्चों की अटेंशन आप इजीली ग्रैब कर पाते हैं। आप जितनी चीज़ें लेके जाएंगे उतना ही अच्छा है, क्लास आपकी उतनी ज़्यादा इंटरेक्टिव और इंगेजिंग होगी, ठीक है ना। तो एक बहुत ही लाइक बेसिक क्वेश्चंस कि हमें मछलियाँ कौन पकड़ता है, तो बता देंगे फिशरमैन। फिर हम पूछ सकते हैं वेयर डू फिशरमैन कैच फिशेस, ठीक है ना, लिंक कर रहा है ये भी। तो वो मछलियाँ कहाँ से पकड़ते हैं तो बता देंगे, नदी से, समुद्र से या फिर लेक से, कुछ भी। फिर उसके बाद में एट वॉट टाइम फिशेस कम क्लोजर टू द शोर्स इन लार्ज नंबर्स। अब इतना उनको नहीं पता होगा कि किस टाइम पर मछलियाँ ज़्यादा आ जाती हैं किनारों पर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक मे और मे नॉट आंसर वाला क्वेश्चन या थोड़ा प्रॉब्लमेटिक मान सकते हैं। तो बच्चे नहीं आंसर कर पा रहे, आप पहले तो उन्हें थोड़ा सा बोलिए कि आप आंसर करिए, ट्राई करिए कुछ भी आंसर करने का। देन आप अपना जो मेन कॉन्सेप्ट की हमारा जो मेन टाइड का है, फिर आप बताते हुए कि ड्यूरिंग दी हाई टाइड्स, तो अब उन्हें ये भी नहीं पता टाइड्स क्या होती हैं,
तो फिर आप पहले टाइड एक्सप्लेन करेंगे कि टाइड क्या होती है, फिर उसके बाद में जो हाई टाइड, लो टाइड, ठीक है ना, वो एक्सप्लेन करेंगे पूरा कॉन्सेप्ट। ये फिर आप एक्सप्लेन कर देंगे बच्चे को अच्छे से। इसमें जो हमारी नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड का भी था, तो मैंने उसके लिए कटआउट्स यूज़ किए थे। ये यहाँ पे मिनिएचर फॉर्म में मैंने लगाया है छोटा छोटा, बट जो क्लास के लिए मैंने काफ़ी बड़े बड़े कटआउट्स यूज़ किए थे। तो ये एक एक्टिविटी फॉर्म में भी आप करा सकते हैं क्लास में, कि आपने पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया या ड्रॉ करके दिखा दिए, या फिर जो आप कटआउट ही लेके गए हैं आपने उसी के थ्रू बच्चों को दिखा दिया कि स्प्रिंग टाइड के टाइम पर ये वाली पोजीशन होती है अर्थ सन एंड मून की, एंड नीप टाइड के टाइम पर ये वाली पोजीशन होती है अर्थ सन एंड मून की। तो एक तो वो क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग भी बनेगी उससे, और इंगेजिंग, बच्चों की अटेंशन आप ग्रैब कर पाएंगे, बच्चा ध्यान से देखेगा, ठीक है, कि सन की पोजीशन क्या है, अर्थ की क्या है, मून की क्या है, ठीक है ना। तो ये आप कटआउट से, आपको अगर कोई और आइडिया अच्छा आ रहा है, आप मॉडल के थ्रू करना चाहते हैं या फिर आप रोल प्ले के थ्रू करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। सब लाइक आप बच्चों को भी बुला सकते हैं और उनके लिए हेड गियर या फिर कुछ पेजेस टाइप बना सकते हैं। तो आप बच्चों को वहाँ बुला के फिर बच्चों के थ्रू आप समझा सकते हैं कि सन की पोजीशन क्या है या मून की क्या है और अर्थ की क्या है, इस तरीके से। तो मैंने तो कटआउट यूज़ किए थे। तो और हाँ, आप जो भी चीज़ यूज़ करें उसका मिनिएचर आपको अपने एलपी में ज़रूर लगाना है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी यहाँ कटआउट यूज़ किए हैं, तो इसका मिनिएचर, या आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो आप उसका मिनिएचर फॉर्म आप अपने लेसन प्लान में ज़रूर ही लगा दें, ताकि टीचर को पता रहे कि आप क्या क्या अपने लेसन प्लान में करने वाले हैं। क्योंकि अब पूरे टाइम तो वो आपकी क्लास में नहीं बैठेंगे 35 मिनट्स या 40 मिनट्स, वो तो 4, 5 या 10 मिनट के लिए आएंगे और चले जाएंगे। तो आपके एलपी के थ्रू ही वो आपको जज करेंगे कि बच्चा क्या क्या क्लास में करने वाला है, ठीक है ना। तो फिर इससे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं वेरी इजीली। तो उसके बाद में और इवैल्यूएशन में आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आप जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया तो आप बच्चे को बुला सकते हैं और उससे बोल सकते हैं, ठीक है बेटा, अभी अरेंज करके दिखाओ स्प्रिंग टाइड के टाइम पे पोजीशन क्या रहती है। तो बच्चे मतलब रिकॉल कर पाएंगे काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को और कॉन्सेप्ट को ईजिली समझ पाएंगे। तो ये नहीं हम गए और हम लेक्चर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप थोड़े डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज़ करिए, वहाँ पर टेक्निक्स अच्छी यूज़ करिए क्लास को ज़्यादा इंगेजिंग बनाने के लिए। फिर तीसरा, यहाँ मैंने 3 टीचिंग पॉइंट लिए थे क्योंकि लास्ट ही बच रहा था उस चैप्टर का, ओशियन करेंट्स। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कभी कभी कि चैप्टर में एक ही टीचिंग पॉइंट रह रहा है, तो आप उसको मतलब 3 करके कर लीजिए, मैनेज हो जाएगा अगर हो पाए तो टाइम। तो मैंने 3 ले लिए यहाँ पे ओशियन करेंट्स। फिर उसके लिए मैंने सिंपल कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लिए थे। इसमें ऐसा सच कुछ नहीं यूज़ किया क्योंकि उतना टाइम भी नहीं बचता है क्लास में इतनी 2-3 एक्टिविटीज़ कराने के बाद। बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपके पास टाइम है, या आप 2-2 टीचिंग पॉइंट लेने वाले हैं, या आप इस पूरे टीचिंग पॉइंट में कुछ और अच्छा करना चाहते हैं लाइक रोल प्ले ऐसा कुछ, तो आप एक ही टीचिंग पॉइंट पढ़ाएंगे एक क्लास में जाके, तो आप इसमें कुछ और क्रिएटिव कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए तो ओशियन करेंट में कुछ नहीं, एज सच मैंने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे थे उनसे, और जब वो मे और मे नॉट आंसर वाले एक फाइनल क्वेश्चन, और फिर मैंने उनको जस्ट एक्सप्लेन कर दिया कि ओशियन करेंट्स क्या होते हैं। बट हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं, अगर आपके पास और क्रिएटिव आइडियाज़ हैं तो आप इसको और भी ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें रोल प्ले लगा सकते हैं, या फिर कोई गेमिफिकेशन मेथड, या कोई एक प्यारा सा मॉडल बना के लेके आ सकते हैं। तो आप पूरी क्लास उनको मतलब मॉडल के थ्रू ही पूरे कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं बहुत अच्छे से। फिर वही इधर इवैल्यूएशन क्वेश्चंस आप मेंशन कर दीजिए, 1-2 इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछिए। देन रीकैप पूछने के बाद में रीकैप के बाद फिर आप सिंपल अपनी क्लास को कंप्लीट करिए, होमवर्क दीजिए बच्चों को और जस्ट क्लास ख़त्म। सो दीज आर सम रीकैप क्वेश्चंस, दैट्स इट। तो जो हमारा चैप्टर 5th ज्योग्राफी का था वाटर, उसको मैंने 2 लेसन प्लान्स में कवर किया था। तो ये दोनों ही लेसन प्लान्स उसके हो चुके हैं। अभी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के डिस्कस करेंगे लेसन प्लान्स। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।